हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम 2019 के पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकुला मेंटेन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोथ एएनसी डायनामिक इक्विलिब्रियम या फिर नन ऑफ दीज। इसमें पूछा गया है कि जो मैकुला होता है वो किस चीज को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि मैकुला क्या है। मैकुला बेसिकली एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस ऑफ द इनर ईयर में पाया जाता है। जब आप ईयर का पूरा प्रॉपरली डायग्राम देखेंगे तो वहां पे आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो वहां पे प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे हम उसे पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि मैकुला जो होता है उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, किस चीज को मेंटेन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को जो है ये मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, स्टेशनरी पोजीशन पे हैं आप, तो उस चीज को, उस बैलेंस को मेंटेन करने में कि आप सीधे बैठ पा रहे हैं या खड़े हो पा रहे हैं, उस चीज को जो है मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्व हैज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ऑप्टिक नर्व, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स या फिर ऑटोनॉमिक नर्व्स। इनमें से कौन सी नर्व्स हैं जिनके पास नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होती हैं इनके पास नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं इसका मतलब क्या है कि जिनके पास माइलिन शीथ जो है वो एब्सेंट होती है उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड फाइबर जो है वो बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिनाइल कीटोनूरिया अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच अमाइनो एसिड। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा है कि फिनाइल कीटोनूरिया जो हमारा एक डिजीज है वो किसकी वजह से होता है, उसमें क्या चीज जो है, कौन सा अमाइनो एसिड नहीं बनता है। हमारे ऑप्शंस है सीरीन, टायरोसिन, वेलिन या फिर मिथ्योनिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टायरोसिन। टायरोसिन जो है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है इसमें। फिनाइल कीटोनूरिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है ये डिजीज जो है वो क्यों होता है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो एक हमारा अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पाती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने दिया था। हमारे ऑप्शंस है फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, रोजालिंड फ्रैंकलिन या फिर एरविन चार्जफ या फिर लिनस पॉलिंग। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। क्रिक जो है आपके, इन्होंने जो है सेंट्रल डॉगमा का जो है कंसेप्ट दिया था, जिसमें कि आप देखते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसका फ्लो किस प्रकार होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ये कंसेप्ट जो है इन्होंने प्रपोज किया था 1957 में और इसको पब्लिश किया गया था 1958 में। आपको ये भी पता होगा कि जो क्रिक है वो को डिस्कवरर थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के। जब आप डीएनए के बारे में पढ़ते हैं कि डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो आप वाटसन एंड क्रिक पढ़ते हैं। यही वो क्रिक हैं जिन्होंने सेंट्रल डॉगमा के बारे में भी जो है वो बात की है, जिसमें वो ये बताते हैं कि आपका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्कस परप्यूरस इज द ईस्ट कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल हायर स्टेन्स, लोअर शुगर लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेन्स या फिर नन ऑफ दीज। मोलस्कस परप्यूरस जो है ये एक ईस्ट है और ये कमर्शियली किसके प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स। यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपको टर्मिनोलॉजी दी है स्टेन्स की, यहाँ पे स्टेन नहीं होगा, दिस इज स्टैटिन। स्टैटिन बेसिकली क्या होते हैं कि एक ड्रग्स होते हैं जो बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड किए जाते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका ज्यादा होता है। तो जब हम इस फंगस को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है इन स्टेटिन्स को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स को, जो कि क्या करते हैं कि हमारे ब्लड में जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको लो कर देते हैं। कैसे लो करते हैं कि हमारा लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन जो है वो कम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसमें से कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वेलिन या फिर बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वेलिन। इनमें से जो वेलिन है दैट इज नॉट एन
एरोमेटिक अमाइनो एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, कोफैक्टर्स, मेटालाइंस या फिर ऑल द अबव। कि जो बहुत सारे कोएंजाइम्स होते हैं उनका एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो है वो इनमें से कौन सा होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि विटामिन्स, कोफैक्टर्स और मेटालाइंस ये सभी जो हैं वो कोएंजाइम के जो है एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होते हैं। अगर आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आपको प्रॉपर टॉपिक में दे रखा है कि विटामिन्स कब यूज होते हैं या कोफैक्टर किसे बोलते हैं या मेटालाइंस कब यूज होते हैं विद एग्जाम्पल्स, तो ये आप उसमें जाके जो है प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज एक्चुअली टीवी प्लस IRV, ERV प्लस टीवी प्लस IRV, ERV प्लस RV या फिर नन ऑफ दीज। ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है वो क्वेश्चन है और आपको वाइटल कैपेसिटीज पे एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। तो इसमें आपको पूछा है कि वाइटल कैपेसिटी को हम किस तरह से लिखते हैं अगर लंग्स की आपको लिखनी है तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि आपका ERV। ERV का मतलब है यहाँ पे आपका एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन आपका टीवी है, टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम। एंड IRV का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों वॉल्यूम्स को जब आप मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। हमारा अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स ऑन हार्ट इज। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स का फंक्शन क्या होता है हार्ट के ऊपर। हमारे ऑप्शंस हैं डिक्रीज द हार्ट बीट, डिक्लाइन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पुट डाउन कार्डिक आउटपुट या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो हार्ट में हार्ट बीट को डिक्रीज करते हैं, डिक्लाइन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पुट डाउन कार्डिक आउटपुट को भी डाउन कर देते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। अगर हम इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन की बात करें डिक्रीज हार्ट बीट, तो वो कैसे करता है पैरासिम्पैथेटिक आपका न्यूरल सिग्नल कि आपका जो हार्ट रेट है उसको वो स्लो डाउन कर देता है। और वो कैसे होता है जब वो SA नोड पे जो है वो काम होता है, जो आपका वो जिसको SA नोड को आप पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हो। तो बेसिकली आपका SA नोड पे काम होता है और धीरे से उसकी वजह से जो है वहां से सिग्नल जो है जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट जो है वो डिक्रीज होता है। देन अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है डिक्लाइन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली जो है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो आपके कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को भी इफेक्ट करता है, लेकिन करता किसके थ्रू है AV नोड के थ्रू। तो AV नोड के थ्रू जो है वो क्या होता है कि जो फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, अगर आपको हार्ट का डायग्राम पता है तो AV नोड से फर्दर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं उनको जाने में भी जो है वो उसमें स्लो डाउन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी आपका हार्ट रेट फिर स्लो हो जाता है। देन आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज पुट डाउन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को भी जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। तो अगर आपको कार्डियक आउटपुट के बारे में पता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्डियक आउटपुट को आप कैसे बताते हैं, तो आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का प्रोडक्ट होता है कार्डियक आउटपुट। तो जब आपका हार्ट रेट ही डिक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो काफी बार आपको पूछा गया है कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारे ऑप्शन है ल्यूवेनहुक, परकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रुडोल्फ विर्को। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज परकिंजे। परकिंजे जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म 1839 में दी थी। और आपका प्रोटोप्लाज्म जो है बेसिकली क्या होता है, सेल का जो लिविंग कंटेंट है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि उसमें बायोमॉलिक्यूल्स, आपके न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वाटर मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो सराउंडेड किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से। उसके अलावा जो है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है उसे ब्रेन ऑफ द सेल भी जो है वो बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देन आपका रुडोल्फ विर्को के बारे में यहाँ पे दिया है, तो आपको पता है रुडोल्फ विर्को जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको हम बोलते हैं ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकी काफी फेमस है, सेल थ्योरी में इसको ऐड किया गया था।
और ल्यूवेनहुक के बारे में आपको पूछा जाता है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो दैट इज ल्यूवेनहुक। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जब आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे रखा है, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसके लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन या फिर इम्बाइबिशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ब्लड इज नोन एज। जब आपका ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तब हम उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शन है हेल्डेन इफेक्ट, एम्फाइसीमा, हैम्बर्गर इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट जो है उसमें ये है कि आपका जो है ब्लड की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हेल्डेन इफेक्ट जो है वो अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करने में, ब्लड से रिमूव करने में जो है वो हेल्प करता है। ये फिनोमिना आपको तभी समझ आएगा जब आप इस पूरे कंसेप्ट को जो है वो प्रॉपरली पढ़ेंगे, तभी हम जो है वो इसे समझ सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा जो है एक लंग डिजीज है और इसमें क्या होता है कि जो आपके एयर सैक्स होते हैं लंग्स के, एल्वियोलाई जिनको आप बोलते हैं, उनके अंदर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज में जो है वो डिफिकल्टी आने लगती है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज हैम्बर्गर इफेक्ट। हैम्बर्गर इफेक्ट जो है इसको आप क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हो, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे एक्चुअली आपको रेस्पिरेशन से, जो रेस्पिरेटरी चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन है ये। तो हैम्बर्गर इफेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट उसको बोला जाता है, क्योंकि जो क्लोरीन है, जो क्लोराइड आइंस होते हैं वो आपके सेल के अंदर जाते हैं और बाइकार्बोनेट आइन जो है वो बाहर आते हैं। तो बेसिकली बैलेंस करने के लिए जो है वहाँ पे आइंस का बैलेंस बनाने के लिए जो है क्लोराइड जब अंदर की तरफ को जाता है तो उसे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं या फिर हैम्बर्गर इफेक्ट बोलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये तो आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं जो कि हीट को ट्रैप करने में हेल्प करती हैं ताकि हमारा जो प्लैनेट है वो वार्म रहे, तो दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी अकर्स इन। कि पायरुवेट जो है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, ऑक्सोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ruminants that aid in cellulose digestion। यहाँ पे ruminant वर्ड आएगा कि लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके बीच में एक लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है ruminants में। उसे आप क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शन हैं क्रॉप, र्यूमेन, सीकम या फिर विलाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीकम। सीकम जो है वो हेल्प करता है यहाँ पे सेलुलोज डाइजेशन के लिए ruminants में। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि यहाँ पे आपके लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं जो कि जो सेलुलोज होता है उसको फर्मेंट एंड डाइजेस्ट करते हैं इनटू सिंपलर आपके सब्सटेंसेस या कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। तो बेसिकली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करते हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ होमो सेपियन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका या फिर यूरेशिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका से जो है अर्लीस्ट मेंबर ऑफ होमो सेपियंस हम ट्रेस कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। हमारे ऑप्शंस है आर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग, आर टीथ एंड एलिफेंट टस्क या फिर पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस हैं दीज आर होमोलोगस ऑर्गन जिसमें आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन उसका एंसेस्टर जो है वो सेम है। और एनालॉगस में आपको पता है कि फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है लेकिन उनका जो एनाटॉमी है, जो उनका स्ट्रक्चर होते हैं ओरिजिन में, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स, अगर आप इन विंग्स में देखेंगे तो फंक्शन सेम है उड़ने का, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो उनको आप एनालॉगस बोलते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ द अबव।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट्स इंडिकेट पॉल्यूशन। ये काफी बार आपको क्वेश्चन पूछ चुके हैं अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स में जाएंगे। तो लाइकन्स, फंजाई, एल्गे या फिर माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइकन्स इसका करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार क्वेश्चन में आपको एयर पोल्यूशन भी लिखा होता है या फिर आपको SO2 पोल्यूशन लिखा होता है, तो इसका आंसर लाइकन होगा। और लाइकन जो है दैट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। उसके अलावा फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ वर, अर्थ में जो है सबसे पहले जो है कौन से आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो देखे गए हैं। ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, साइनोबैक्टीरिया या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डाउटफुल है बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो है ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ या फिर साइनोबैक्टीरिया। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली सर्च करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। कीमो हेटेरोट्रॉफ्स को जो है वो फर्स्ट आपका ऑर्गेनिजम्स ऑन लाइफ जो है ऑन अर्थ जो है वो माना जाता है। क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो एक्सपेरिमेंट हुए थे ऑर्गेनिक मटेरियल के, तो उस टाइम पे जो है सबसे पहले जो है यही जो है वो फॉर्म हुए हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोकेमिकल्स डज नॉट अलाउ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो नियर बाय आर प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलिन स्पीसीज, एरिकस स्पीसीज, राइजोपस स्पीसीज या फिर बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेनिसिलियम स्पीसीज। एलोकेमिकल्स या फिर इनको एलिलोकेमिकल्स भी बोलते हैं। ये केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड जो है वो एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है और ये जो कंपाउंड रिलीज होते हैं फिर ये क्या करते हैं कि दूसरे के जो ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर, ग्रोथ या सर्वाइवल को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू दी फिनोमिना ऑफ एलिलोपैथी। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, पेनिसिलियम स्पीसीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें से कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज है। हमारे ऑप्शंस है वाइल्ड बफलो, इंडियन डेजर्ट कैट, गोल्डन लंगूर या फिर स्नो लॉरिस। इसका करेक्ट आंसर है वाइल्ड बफलो, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर फेरिंक्स जो है वो किसका फीचर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का, एम्फीबिया का, आर्थ्रोपोडा का या फिर एस्केलमेंथेस का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एस्केलमेंथेस। इस फाइलम में जो है ये आपको जो है वो फीचर देखने को मिलता है मस्कुलर फेरिंक्स का। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे ऑप्शन है 29 दिसंबर, 22 मई, 23 दिसंबर या फिर 26 मार्च। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 22 मई। इस दिन जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सकस इंटेरिकस जो है वो किसका नाम है। अपेंडिक्स का नाम है, इंटेस्टिनल जूस का नाम है या फिर हमारा स्वेलिंग गट है उसका नाम है या फिर जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन उस जंक्शन का नाम है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस जो है उनका दूसरा नाम है सकस एंटेरिकस, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन या एंड ट्रिप्सिन। इन तीनों के बीच में जो है कॉमन चीज क्या है। ऑल आर प्रोटीन्स या फिर प्रोटोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये प्रोड्यूस्ड इन स्टमक है या फिर एक्ट एट लो पीएच या फिर ये तीनों जो है वो लो पीएच पे एक्ट करती हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल आर प्रोटीन्स। ये तीनों जो है वो प्रोटीन्स हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप देखें तो अमाइलेज जो होती है वो स्टार्च पे एक्ट करती है, रेनिन जो है वो मिल्क पे एक्ट करती है और जो ट्रिप्सिन होती हैं वो प्रोटीन पे एक्ट करती हैं। और ये तीनों एंजाइम जो आपकी प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये स्टमक में प्रोड्यूस नहीं होती है। अमाइलेज जो है वो आपकी माउथ और पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होती है। और अगर पीएच की बात करें तो सारी जो है वो लो पीएच पे नहीं फंक्शन करती है, जैसे कि जो अमाइलेज है वो न्यूट्रल पीएच पे जो है वो काम करती है। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और हमारी सीरीज जो है वो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।